आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैपिटल मार्केट। और कैपिटल मार्केट के अंदर हम डिस्कस करेंगे देश के अंदर कौन कौन से स्टॉक एक्सचेंज है उनके बारे में थोड़ी हम जानकारी लेंगे, और इंडिया के कैपिटल मार्केट की क्या लिमिटेशन है उसको भी समझेंगे। ये कैपिटल मार्केट के ऊपर लास्ट वीडियो है। इससे पहले हमने 2 वीडियो और कैपिटल मार्केट में बनाए थे। इसमें पहले में हमने कैपिटल मार्केट का कॉन्सेप्ट, फंक्शंस और फीचर्स पढ़े थे, और सेकंड में हमने स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट इन इंडिया पढ़ा था, जिसके अंदर हमने प्राइमरी मार्केट को समझा था, सेकेंडरी मार्केट के बारे में भी हमने स्टॉक एक्सचेंज के बारे में हमने थोड़ा डिस्कस किया था, उसके फीचर्स और फंक्शंस को डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम कुछ स्टॉक मार्केट इंडिया में मेनली कौन कौन से वो डिस्कस करेंगे। इसके अंदर हम एनएससी, बीएससी और ओटीसीआई, इनके हम फुल फॉर्म वगैरह के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम ले लेते हैं द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट में हम एनएससी भी कहते हैं। एनएससी इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड हुआ 1992 में, 1992 में आया, क्योंकि 1990 के दशक से ही भारत में उदारीकरण, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के दौर चालू हो चुका था, जिसके अंदर क्या हुआ, इंडिया को भी एक नीड हुई कि बाहर से कंपनीज आ रहे हैं, हमारे यहाँ पे भी एक कैपिटल मार्केट में ऐसा स्टॉक एक्सचेंज है जो जिसके स्टैंडर्ड वर्ल्ड लेवल के हो, इंटरनेशनल लेवल के हो। वेस्टर्न कंट्रीज में जैसे स्टॉक एक्सचेंज काम कर रहे हैं, वैसे भी इंडिया में भी एक सेटअप हो, इसीलिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आया, जो कि एक कंपनीज एक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेटेड था। एक तरीके से ये कंपनी है एनएससी, और यही स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया में। इससे पहले बीएससी था, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, लेकिन उसके बाद 90s में जो भी उदारीकरण का दौर आया था, उस टाइम एनएससी की इनकॉर्पोरेट किया गया। ये पहला था जो क्या कहता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम, जो अभी फ्यूचर में हम कर रहे हैं कि हम बैठे बैठे घर पे इंटरनेट पे ऑर्डर देते हैं। तो ये जो मॉडर्न फैसिलिटीज है और उसके इंटरनेट पे दिए गए ऑर्डर पे, ऐप से दिए गए ऑर्डर पे, टेलीफोनिक ऑर्डर से, इससे पहले टेलीफोनिक ऑर्डर और ये अलग तरीके से ऑर्डर दे देते हैं, लेकिन इसमें पहली बार ऐसा हुआ कि हम ब्रोकर को इलेक्ट्रॉनिकली ऑर्डर दे रहे हैं और वो अपने लिए ऑर्डर को फुलफिल कर देता है। तो ये कि जो मॉडर्न जो फैसिलिटीज जो आई वो एनएससी के साथ आई, द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। अब ऐसा काम बीएससी में भी होता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में भी अब इसी तरीके से काम होता है, लेकिन जो सबसे पहले जो मॉडर्न ट्रेडिंग फैसिलिटीज को इंडिया में लेके आने वाला है वो एनएससी लेके आने वाला है। तो एनएससी जो स्टार्टिंग में तो हुआ, वो तो क्या हुआ, डेप्ट मार्केट के लिए रजिस्टर्ड हुआ था। इनकॉर्पोरेटेड तो ये 1992 में ही हो गया था, लेकिन इन्होंने अप्रैल 1993 से डेप्ट मार्केट में काम शुरू किया, और जून में ये फिर इक्विटी मार्केट, सिक्योरिटीज के अंदर आ गया। इक्विटी मार्केट के अंदर भी इसने डील करना स्टार्ट कर दिया, और देखते देखते 1 साल के अंदर ये पहला दुनिया में ऐसा था कि कोई नया स्टॉक एक्सचेंज आए और वो सबसे ज्यादा ट्रेडिंग करने में नंबर 1 हो जाए। तो एनएससी भी आने के 1 साल के अंदर ही भारत का सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा यहाँ पे शेयर्स का ट्रेडिंग होने का स्टॉक एक्सचेंज बन गया विद इन 1 ईयर। उससे पहले जो बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज था, वो सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज था, लेकिन एनएससी के आने के बाद एनएससी सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज इंडिया का बन गया। तो ये एनएससी है, एक तरीके से कंपनी के रूप में इनकॉर्पोरेटेड है, 1956 कंपनी एक्ट के अंदर में इनकॉर्पोरेटेड है, और ये इंडिया का ऐसा स्टॉक एक्सचेंज है फर्स्ट जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम्स को लेके आया, मॉडर्न फैसिलिटीज को लेके आया, जिसके अंदर ऑनलाइन क्लियरिंग, ट्रेडिंग, सेटलमेंट्स जो होते हैं सिक्योरिटीज के, वो सारे ऑनलाइन होने लग गए। और आते ही ये 1 ईयर के अंदर ही ये इंडिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज बन गया। सेकंड है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो एनएससी आने से पहले इंडिया में बहुत सारे जो इंडिया का कैपिटल मार्केट था या स्टॉक एक्सचेंजेस के मार्केट थे, उसमें बीएससी ने एक छत्र राज किया। जो सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन होते थे वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से होते थे, और ये सबसे इंडिया का पुराना भी था, लगभग 1960 से ये इनकॉर्पोरेट हुआ था। ये जो था एक तरीके से वॉलेंट्री था, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन था, एसोसिएशन थी ब्रोकर की, और वो मिलके इसको चलाते थे। ब्रोकर की एक एसोसिएशन थी, ये कंपनी एक्ट में इनकॉर्पोरेट नहीं था, ये एक वॉलेंट्री ऐसे ही लोगों का ग्रुप था, ब्रोकर का ग्रुप था, एक एसोसिएशन थी, वैसे के रूप में चलता रहा, और सबसे पुराना था, तो इसमें सबसे ज्यादा कंपनियां रजिस्टर्ड थी। लेकिन 1992 में इसमें बड़े बड़े स्कैम हुए, जो आप लोगों ने कभी सुना होगा, तो हर्षद मेहता का कांड हुआ, जिसमें इसके अंदर इसका बहुत ज्यादा इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज के डिफेम हुआ पूरा इंटरनेशनल लेवल पर। उसके बाद सेबी आया,
द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। उसके बाद उसने इसकी पूरे ऑपरेशंस को, जो ऑपरेटिंग की जो पूरी प्रोसेस है उसको चेंज कर दिया और चेंज करके इसको एक नई ऑपरेशन पॉलिसी दी जो ट्रांसपेरेंट हो, फेयर हो। जैसे कि एनएससी के अंदर डीलिंग होती है जो ट्रांसपेरेंट है, फेयर है, वैसे भी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का भी क्या हुआ, पूरा कायाकल्प किया। तो आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी एक बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है एनएससी की तरह, और वहाँ पे भी ट्रांसपेरेंट इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से सबसे ट्रांजेक्शन होते हैं। फिर थर्ड है ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। तो ये जो बीएससी और एनएससी है ब्लू चिप कंपनियों के लिए रह गए या बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए ले गए। जो स्मॉल स्केल के जो इन्वेस्टर थे या जो एंटरप्राइजेस थे उनके लिए फाइनेंस की स्मॉल या मीडियम एंटरप्राइजेस थी, उनके कॉस्ट इफेक्टिव और मार्केट के थ्रू पैसा रेस करने के लिए ये काफ़ी सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थे, जैसे आईसीआईसीआई, यूटीआई, आईडीबीआई, एफसीआई, एसबीआई, कैपिटल मार्केट, इन सब ने मिलके एक ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया का निर्माण किया, एस्टेब्लिश किया। ये भी इसको फिर ये क्या था कि ये जो मीडियम लेवल की जो कंपनी थी जो शेयर मार्केट के थ्रू फंड रेस करना चाहती थी, उनके लिए एक फैसिलिटीज है ये, जिसके अंदर क्या होता है, ऑथराइज कैपिटल इसकी 10 करोड़ है और पेड अप कैपिटल 5 करोड़ है। और ये भी यूएसए के जो नास्डैक है उसके कंपेयर में इसको सेटअप किया गया। उसके ना उसमें जो मॉडिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग इसको भी द ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया में बनाया जो छोटे इन्वेस्टर के लिए। और इसके क्या इंडिया के अंदर लगभग 25 रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस है जो काम करते हैं, जो स्मॉल और मीडियम स्केल के एंटरप्राइज है उनके लिए कॉस्ट इफेक्टिव इक्विटी रेज करने के लिए इस मार्केट का निर्माण किया गया। और इसके अलावा इंडिया में खूब सारे रीजनल स्टॉक एक्सचेंज है जो कि क्या करते हैं, एक पुल का काम करते हैं। वो जो बड़े बड़े ब्रोकर मुंबई में रहते हैं बीएससी एनएससी के, उनसे ये कॉन्टेक्ट में रहते हैं और फंड रेज करने के लिए जो ये रीजनल स्टॉक एक्सचेंज है, ये जो लोकल इन्वेस्टर होते हैं, लोकल रेपुटेटेड कंपनी होती है, उनके लिए फंड रेजिंग का भी काम करते हैं और साथ में बड़े बड़े ब्रोकर से भी एसोसिएट होते हैं। तो ये वो ट्रांजेक्शन करने के भी काम करते हैं और छोटे छोटे जो रेपुटेटेड लोकल कंपनी है उनके शेयर्स को लिस्टिंग करने के लिए या उनसे इक्विटी से पैसा रेज करने का भी काम करते हैं। तो ये इंडिया में इस टाइप के स्टॉक एक्सचेंज है, और भी छोटे मोटे खूब है, लेकिन इनको रीजनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ही हमने एक तरीके से डिस्कस कर लिया। अब स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करने के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इंडिया में कैसा है, तो जो 4 मेन लेजिस्लेशन गवर्निंग ऑफ द सिक्योरिटी मार्केट इन इंडिया, द 4 मेन लेजिस्लेशन गवर्निंग द सिक्योरिटी मार्केट इन इंडिया। 4 ऐसे कानून है इंडिया में बने हुए, एक्ट बने हुए हैं जो क्या होता है शेयर मार्केट को या स्टॉक एक्सचेंज को या पूरे कैपिटल मार्केट को गवर्न करते हैं। उसमें सबसे पहले सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 1992 एस्टेब्लिश सेबी टू प्रोटेक्ट इन्वेस्टर एंड डेवलप एंड रेगुलेट सिक्योरिटी मार्केट। सेबी के आने से पहले इनसाइडर ट्रेडिंग हुआ, जो कंपनी के एम्प्लॉय है वही आपस में अपने, उनके पास क्योंकि न्यूज रहती थी, वो इनसाइडर ट्रेडिंग करने के कुछ केसेस सामने आते थे, कुछ स्कैम सामने आए, हर्षद मेहता का कांड आया, तो ऐसे है ना। और जो इंडिया के अंदर उदारीकरण का दौर आया, लिबरलाइजेशन का, ग्लोबलाइजेशन का दौर आया, तब है ना इन्वेस्टर बाहर से बड़ी बड़ी कंपनी आने, तो ऐसे नीड हुई कि इंडिया के कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करने के लिए एक स्टैट्यूटरी बॉडी की नीड हुई। इसलिए इंडिया में सेबी को एस्टेब्लिश किया इंडिया ने 1992 में। ये क्या था, इन्वेस्टर का भी ध्यान रखता है और ब्रोकर को भी रेगुलेट करके रखता है। फिर ब्रोकर पे कंट्रोल रखता है, साथ में इन्वेस्टर को प्रोटेक्शन देता है, एजुकेशन देता है, उसको सेफ्टी देता है कि उसका जो उसने ट्रांजेक्शन कर रहा है वो ट्रेप ना हो, उसको कोई ज़्यादा ठगा ना जाए। मतलब जो ब्रोकर ये मेल प्रैक्टिस करते हैं, किसी शेयर्स की प्राइस को बहुत ज़्यादा ऊपर ले जाना, नीचे लेके आना, तो उस सब ये जो सारे एक्शन होते हैं इनको रोकने के लिए इंडिया में सेबी आया था। सेकंड है कंपनी एक्ट, द कंपनी एक्ट 1956 which set out the code conduct for the corporate sector in relation to issue, allotment and transfer of securities and disclosure to be made in public issue। तो जैसे भी कोई कंपनी नए इशू लेके आती है, पब्लिक इशू, कोई आईपीओ लेके आती है, एफपीओ लेके आती है, प्राइवेट प्लेसमेंट, तो कंपनी एक्ट में खूब सारे प्रोविजन है, कुछ रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन है, प्रोविजंस है, उसको फॉलो सब कंपनी करने के लिए
ना बाउंड है। तो कंपनी एक्ट भी एक तरीके से क्या कहता है, रेगुलेट करता है। जैसे नया आता है तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए, कितने दिन बाद वो पैसा बैंक में अलग तरीके से पड़ा रहेगा, उसको यूज नहीं कर सकते, अंडर राइटिंग कराना जरूरी है, ये एक जरूरी है, इतने दिन में जो होता है फंड रेज होके आ जाना चाहिए। तो कंपनी एक्ट में भी खूब सारे प्रोविजन है जो इनको रेगुलेट करते हैं और इन्वेस्टर की प्रोटेक्शन के लिए अवेलेबल है कंपनी एक्ट भी। फिर है सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 विच प्रोवाइड रेगुलेशन ऑफ ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटी थ्रू कंट्रोल ओवर द स्टॉक एक्सचेंज। तो स्टॉक एक्सचेंज में सिक्योरिटी मार्केट में जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं खरीद बेचान, उसके लिए ये कानून बना हुआ है। ये भी इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए और ब्रोकर वगैरह को रेगुलेट करने के लिए। एंड द लास्ट में फोर्थ है द डिपॉजिटरीज एक्ट 1996 विच इज प्रोवाइड फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेंटेन एंड ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप। अब इलेक्ट्रॉनिक का मतलब है कि आज हम जो भी शेयर्स खरीदते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक रूप में करते हैं। हमारे क्या होता है, सीधा डीमेट में आ जाता है, फिजिकल फॉर्म में तो कभी शेयर आता नहीं है। हम कभी भी स्टॉक एक्सचेंज से खरीद या बेचान करते हैं तो हमारे एक तरीके से जैसे बैंक में अकाउंट होता है वैसे एक डीमेट अकाउंट खुल जाता है हमारा, वो ही हमारा डिपॉजिटरी होता है, वहीं हमारे पास शेयर्स आते हैं, वहीं रिफ्लेक्ट होते हैं, वहीं से हम उसको सेल कर सकते हैं। तो फिजिकल फॉर्म में आते नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ट्रांसफर और मेंटेनेंस करने के इस संबंध में जो भी सारे रूल और रेगुलेशन बने हैं वो डिपॉजिटरी एक्ट 1956 में है। तो ये जो 4 एक्ट है इंडिया में रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है जो क्या करता है, इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करता है और ब्रोकर को रेगुलेट करके रखता है। लास्ट में लिमिटेशन ऑफ इंडियन कैपिटल मार्केट। तो लिमिटेशन ऑफ इंडियन कैपिटल मार्केट में क्या है, इनएडिक्वेट रेगुलेशन एंड कंट्रोल। तो स्टार्टिंग में जो बीएसई में मैंने बताया था कि सिर्फ एक वॉलेंट्री एसोसिएशन थी, जो ब्रोकर जो मेंबर थे उनकी एसोसिएशन थी, चलता था, खूब सारे मेल प्रैक्टिस भी होती थी, ब्रोकर उल्टे सीधे काम भी करते थे, काफी सारे इन्वेस्टर इसमें फंस जाते थे, को काफी सारा जो छोटी छोटी सेविंग्स होती वो खराब हो जाती, लोग शेयर मार्केट से डरने लग गए थे। लेकिन सेबी आने के बाद यही तरीके से कंट्रोल हुआ है। लेकिन इससे पहले क्या था कि कंट्रोल जो था वो इनएडिक्वेट था, लेकिन अब ऐसा धीरे धीरे सेबी आने के बाद अब हम ऐसा नहीं कह सकते। लैक ऑफ मार्केट अवेयरनेस। तो मार्केट का अवेयरनेस तो इंडिया में अभी भी नहीं है। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले जो भारत की इतनी लार्ज पॉपुलेशन है, इतनी पब्लिक है, उसमें से बहुत कम परसेंटेज है जो कैपिटल मार्केट में, शेयर मार्केट या इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं। लोग अपनी सेविंग्स अपने अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करते हैं, बैंकिंग में करते हैं, लेकिन शेयर मार्केट से दूर रहते हैं क्योंकि इसको ये अच्छा नहीं समझते। एक तरीके से इसको सिर्फ है ना गैम्बलिंग का ही समझते हैं। तो ये अवेयरनेस कम है शेयर मार्केट को लेके इंडिया के अंदर। ये तो सही है, अभी भी कम है, अभी भी काफी लोग मार्केट से बहुत दूर है, शेयर मार्केट से, जबकि ये बैंक्स और अदर इन्वेस्टमेंट है उससे अच्छा ज्यादा रिटर्न देती है। थर्ड है मेल प्रैक्टिस बाय ब्रोकर्स। मेल प्रैक्टिस यही है कि जो होते हैं वो जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं शेयर मार्केट्स के अंदर ट्रांजेक्शन करके, जो ये एथिक्स होती है उससे आगे जाके अगर कुछ काम किया जाता है, एथिक्स को भुला के कुछ काम किया जाता है या ऐसे काम किया जाता है जिससे इन्वेस्टर को नुकसान हो, किसी शेयर्स की प्राइस को डमी बढ़ाना या डमी कम करना जिससे इन्वेस्टर ट्रैप हो जाए, ऐसे काम ब्रोकर द्वारा सेबी के आने से पहले काफी हो रहे थे। हर्षद मेहता कांड है, उसमें काफी स्टॉक एक्सचेंजेस या इंडिया का कैपिटल मार्केट काफी डिफेम हुआ था। तो वैसी प्रैक्टिस ब्रोकर के द्वारा की जाती थी जो सेबी आने के बाद अब इस पे एक तरीके से अंकुश लगा है। फोर्थ है डोमिनेंस ऑफ स्मॉल स्केल सेक्टर। तो डोमिनेट तो इंडिया में स्मॉल एंड स्केल सेक्टर के जो है, स्मॉल और मीडियम स्केल के जो सेक्टर है उसको इंडिया में हमेशा ही प्रीफरेंस मिलती है, बजट में प्रीफरेंस मिलती है, 5 ईयर्स प्लान में प्रीफरेंस मिलती है, क्योंकि इसमें एम्प्लॉयमेंट हेवी होता है। यहाँ ज्यादातर हाथ से काम होता है, मशीनों से कम होता है, जबकि बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर्स वगैरह में जो काम होते हैं वो मशीनों से ज्यादा होते हैं। तो इंडिया में क्या है कि पॉपुलेशन ज्यादा है, तो एम्प्लॉयमेंट के लिए गवर्नमेंट कुछ भी पहले पॉलिसी लाती है तो वो स्मॉल स्केल सेक्टर के लिए या मीडियम स्केल सेक्टर के लिए ज्यादा लाती है, जिससे क्या है कॉर्पोरेट सेक्टर का डेवलपमेंट नहीं हो पाता और कैपिटल मार्केट का भी फिर सब्सिक्वेंटली डेवलपमेंट नहीं हो पाता। और लास्ट है पुअर इंडस्ट्रियल रिलेशन। इंडिया में मैनेजमेंट और एम्प्लॉय का जो रिलेशन है वो भी अच्छा नहीं है, वो सारा इनकी प्रोडक्टिविटी को, इंडस्ट्रीज को इफेक्ट करता है, और जैसे इंडस्ट्री ग्रोथ नहीं होगी तो कैपिटल मार्केट का भी ग्रोथ रुकेगा। तो बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट सेक्टर है इनमें हमेशा क्लैश चलता रहता है एम्प्लॉयज और मैनेजमेंट के बीच में। ये लिमिटेशन है, इनका जो ओवरकम करने के लिए वैसे तो सेबी आ गया है और काफी सारे रेगुलेटेड और डे बाय डे जो पहले से एग्जिस्टिंग लॉ है, कंपनी लॉ है वगैरह,
इनमें गवर्नमेंट अमेंडमेंट लेके आती जा रही है, जिससे कि क्या ये सब मेल प्रैक्टिस ब्रोकर द्वारा करी जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, इन्वेस्टर को एजुकेट करने के लिए सेबी वगैरह काम कर रही है, उनके जो इंटरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए काम कर रही है, और ब्रोकर को और ज़्यादा रेगुलेट करने की डे बाई डे कोशिश हो रही है, जिससे कि इन्वेस्टर को नुकसान नहीं हो। तो ये सब जो है चल रहा है काम, कि लिमिटेशन जो भी है इंडियन कैपिटल मार्केट की, उसको दूर किया जा सके, प्रॉब्लम को दूर किया जा सकता है। इसके बाद में आपके असाइनमेंट है, ये असाइनमेंट आपके कैपिटल मार्केट के तीनों वीडियो के कंबाइंड है। तो थैंक यू। ये आपका कैपिटल मार्केट का चैप्टर कंप्लीट हो गया। थैंक यू।